स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सबसे पहले हमें इसमें बेसिक चीजें सीख लेते हैं और बेसिक कैलकुलेशन सीखते हैं जिस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो कुछ बेसिक बातें जो हमें पहले से पता है उन्हें डिस्कस करते हैं एक बार फिर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किस तरह से होती है और क्या प्रॉपर्टीज होती है। बहुत सी प्रॉपर्टी तो उसी तरह से होती है जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस की होती है। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, फ्लक्स लाइंस की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन होती है। क्लोज अगर है तो डेंस फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी है ज्यादा है, अगर दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी कम है। और सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी हम पहले ही देख चुके हैं वह यह है कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाती है। किसी पॉइंट से स्टार्ट नहीं होती, किसी पॉइंट पर एंड नहीं होती है, कोई एंड नहीं होता, पूरा एक कंप्लीट लूप होता है। चाहे कहीं भी जाए, जहां से चल रहे हैं हम वहीं पर आ जाएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस आर ए क्लोज लूप। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस या फील्ड लाइंस कहें आर क्लोज लूप, यह हम पहले भी देख चुके हैं। और इन फील्ड लाइंस को मेजर हम करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स से। किस तरह से मेजर करते हैं देखते हैं। किस तरह से मेजर करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और किस तरह से मेजर करते हैं, इसे हम कहते हैं फाई। जैसा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देखा था उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई। तो फाई हम वैसे भी देख चुके हैं। फाई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। किसी एरिया ए से, यह एरिया ए है सपोज, इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं और एरिया वेक्टर इस तरह से होता है। इन दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो यहां से इस एरिया से लिंक जो फ्लक्स है वह हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कभी कभी फाई बी भी कहते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम हमेशा इसे फाई ही लिखते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स की ही अकाउंटिंग होती है। इसी मैग्नेटिक फ्लक्स को ही हम बार बार कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आप कैलकुलेट करना अच्छे से सीख जाते हैं तो काफी कुछ हो जाता है। इस चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स किस तरह से होता है। सेम, अगर आपने कोई छोटा सा एरिया लिया है, एलिमेंट्री एरिया लिया है, एलिमेंट्री एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है और एरिया वेक्टर भी है आपका यहां पर। सपोज एरिया वेक्टर इज देयर ए, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज बी। तो यहां पर सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई होगा, बी ए कॉस थीटा इज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है फ्लक्स लिंक्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक की बात करना चाहिए हमें ज्यादातर इस चैप्टर में। फ्लक्स लिंक्ड विथ एरिया कहें तो ये हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। और इसी तरह से हम देखेंगे एक सिंगल लूप से फ्लक्स लिंक कैसा होता है, और अगर एक से ज्यादा अगर टर्म्स हैं तो किसी कॉइल से लूप लिंक एरिया के फ्लक्स कैसा होता है। तो अभी तो हम इस एरिया से जाने वाली फ्लक्स लाइंस की काउंटिंग रख रहे हैं। फाई बी इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू दिस एरिया। तो यह फाइंड करना बड़ा आसान है। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आगे हम और देखेंगे। तो आगे देखते हैं हम गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। और जहां तक मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की बात है तो फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ बी इंटू मीटर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो वेबर because we know that Tesla is Weber
पर मीटर स्क्वायर। आगे जाकर हम और भी यूनिट्स देखेंगे, वेबर की, फ्लक्स की और भी यूनिट्स देखेंगे, तो यहां पर हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम फ्लक्स कैलकुलेट करने पर एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं हम। सपोज दिस पेज इज परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड and the magnetic flux through it is 5 Weber. Suppose this is a page and the flux passing it through it perpendicularly equal to phi, and that is 5 Weber. Phi is given. We must know that phi is B into area. If the page is turned by 30 degree around an edge, the flux through it will be. अगर हम पेज को 30 डिग्री टर्न कर देते हैं तो क्या होगा? पेज टर्न करने पर साइड से यदि हम देखें तो इस तरह से है सपोज पेज, और इस पेज से फ्लक्स पास हो रहा है 5 वेबर। अगर आपने इसे 30 डिग्री टर्न कर दिया तो पेज कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब जो फ्लक्स पास होगा वह कितना होगा? नॉर्मली हम जानते हैं बी ए कॉस थीटा होता है फ्लक्स। यहां बी का एंगल पहले कितना था? परपेंडिकुलर था। एरिया वेक्टर जो था इसी डायरेक्शन में था, और बी और ए के बीच में एंगल थीटा जो था पहले 0 डिग्री था। तो कॉस 0 था 1, फ्लक्स था 5 वेबर। तो अब कितना हो गया? फाई डैश इसे कहते हैं हम। तो बी ए तो ऑलरेडी 5 है, बी ए इज ऑलरेडी 5। कॉस अब हो जाएगा थीटा 30 डिग्री, क्योंकि अब बी और ए में जो एंगल है, ए वेक्टर अब इस तरह से हो जाएगा, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, तो बी वेक्टर और ए वेक्टर में अब एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, तो cos 30। सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा 4.3 वेबर। cos 30 0.86 इंटू 5, इट इज लेस देन 5, इट इज 4.3 वेबर नियरली। सो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आपको एंगल अच्छे से समझ में आना चाहिए। आगे देखते हैं हम गॉसेस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। एक बात हम पहले ही देख चुके हैं, किसी सरफेस से, इर्रेगुलर सरफेस से यदि आप लिंक फ्लक्स जानना चाहते हैं इर्रेगुलर सरफेस से, तो उस सरफेस को आप बहुत छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड कर देते हैं और एक छोटे पार्ट को कहते हैं डी ए। अब इंटीग्रेशन बी, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस एरिया, तो बी डी ए, बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए। फ्लक्स को स्केलर फॉर्म में हम लिखते हैं फाई बी डॉट ए वेक्टर। किसी छोटे एरिया से जाने वाला फ्लक्स बी डॉट डी ए होता है, और उसका इंटीग्रेशन अगर हम कर देते हैं तो वो नेट फ्लक्स हो जाता है उस एरिया से जाने वाला। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है हमारा, और हम पहले ही देख चुके हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह हुआ कि समेशन ऑफ ऑल द बी डी ए, यहां भी बी डी ए होगा, यहां भी बी डी ए होगा, यहां भी बी डी ए होगा, इस तरह से पूरे एरिया में डायरेक्शन अलग अलग होगी बी की, ए की, और इन्फानाइटली स्मॉल ए लिया जाता है, बहुत छोटा है होता है। तो इस तरह से सारे बी डी ए का समेशन अगर करें तो वो कहलाता है इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, और ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स जो इस एरिया से पास हो रहा है। तो टोटल फ्लक्स निकालना इरेगुलर सरफेस के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, हम केवल फॉर्मूला ही देखते हैं। हम तो केवल रेगुलर सरफेसेस का एरिया फ्लक्स देखते हैं, जिससे कि एक सर्कुलर या प्लेन सरफेस से जाने वाला, तो उसके फॉर्मूला तो सीधे सीधे बने बनाए हैं, जिससे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 वाले पार्ट में भी देखा था किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते थे। उसी तरह से डायरेक्ट हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन किसी क्लोज सरफेस से पूरा फ्लक्स की बात करें, किसी क्लोज्ड सरफेस से होकर जाने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा? किसी क्लोज सरफेस से जाने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा? चाहे अंदर कोई मैग्नेट हो या ना हो, बाहर कोई एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस क्लोज सरफेस से होकर जाने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा? टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इन अ होल सरफेस एरिया बी डॉट डी ए, ये होगा 0, क्योंकि जितना फ्लक्स यहां से जाएगा उतना फ्लक्स निकल भी जाएगा। फ्लक्स अंदर किसी पॉइंट पर खत्म नहीं होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस
हमेशा एक क्लोज लूप होती है, तो यह घूम के कहीं ना कहीं से घूम के वापस यहां आएगा ही, यह भी घूम के कहीं ना कहीं से वापस आएगा ही, और अगर इससे फ्लक्स निकल रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है, तो घूम के वापस साउथ में जाएगा ही। तो कोई भी सरफेस ले ले हम, उससे नेट फ्लक्स जीरो ही होता है। दिस इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बहुत सिंपल है, इसको ही एज ए ऑब्जेक्टिव टर्म कई बार पूछा जा चुका है। तो सरफेस अगर क्लोज्ड है, फुली क्लोज्ड सरफेस है, तो उससे नेट फ्लक्स लिंक हमेशा जीरो होता है, क्योंकि फ्लक्स लाइंस कहीं से इमिट नहीं होती, फ्लक्स लाइंस कहीं से एब्जॉर्ब नहीं होती, और एक इंडिविजुअल पोल, नॉर्थ पोल या इंडिविजुअल साउथ पोल नहीं मिलता है, यह बात हम जानते हैं। अगर साउथ पोल होता तो वह फ्लक्स एब्जॉर्ब करता, अगर नॉर्थ पोल होता तो वह फ्लक्स इमिट करता, लेकिन यहां नॉर्थ साउथ हमेशा पेयर में होते हैं, तो जितना एब्जॉर्ब होगा उतना इमिट होगा, इक्वल अमाउंट होगा, इसलिए नेट फ्लक्स तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा। तो ये हमारा सिर्फ फॉर्मूला याद करने के, देखने के हैं, इन पर कोई खास न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं जो हम कैलकुलेशन सीखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं हम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस टर्म को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले ये बहुत ही जनरल टर्म है और उसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे मतलब है, तो इन्हें हम समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब साफ है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। और एक जनरल बात अगर मैं आपको कहूं तो वह यह है, टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वैराइंग मैग्नेटिक फील्ड induces electric field. Also, टाइम वैराइंग किसी पॉइंट पर, स्पेस के किसी पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, टाइम वैराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड induces और produces मैग्नेटिक फील्ड। यह फिनोमेना तो हम देख चुके हैं, जब हम एक चार्ज की बात करते हैं, चार्ज मूव होता है, करंट मूव होता है, करंट अगर है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट तो हम देख ही चुके हैं कि एक स्पेस में अगर कोई चार्ज मूव होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी होती है किसी पॉइंट पर, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। दिस इज वेरी जनरल कंसेप्ट, दिस इज द मोस्ट जनरल कंसेप्ट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक प्रोटॉन है यहां पर रेस्ट में आपका प्रोटॉन है, और आप प्रोटॉन की तरफ आ रहे हैं किसी तरह से, तो आपको ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मिलेगी विद द टाइम, क्योंकि आपकी फ्रेम में, आपकी रेफरेंस फ्रेम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। आप प्रोटॉन की तरफ मूव कर रहे हैं, ऑब्वियसली चेंज होगी। तो आपकी रेफरेंस फ्रेम में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कितनी मिलेगी और कैसे मिलेगी यह भी हमारा क्वेश्चन नहीं है, यहां पर फील्ड मिलेगी। उसी तरह से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है किसी जगह पर, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वह किस तरह की होगी, क्योंकि ये किसी चार्ज के कारण प्रोड्यूस नहीं हो रही है। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख चुके हैं कैसी होती है। चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा है, पॉजिटिव चार्ज से फ्लक्स लाइन इमिट होती है और नेगेटिव चार्ज में फ्लक्स लाइन डिसअपीयर होती है जाके, तो ये हम देख चुके हैं। लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बाय द चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सपोज वी हैव अ मैग्नेट, और एक मैग्नेट को अगर आप मूव कराते हैं और किसी पॉइंट पर उसका इफेक्ट देखें तो क्या होगा, वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। कैसे होगी, कितनी होगी, यह हम समझेंगे। लेकिन अभी हम यह समझ रहे हैं कि क्या होगा और क्यों होगा, और कैसे होगा और कितना होगा, तो यह हम अब देखेंगे। तो हम फैराडेज लॉ पढ़ते हैं, इसके पहले हम एक और छोटी सी बात देखेंगे जो फैराडेज लॉ को समझने में हमारी मदद करेगा। तो आइए आगे देखते हैं हम, फ्लक्स के साथ में और आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं फ्लक्स लिंक्ड क्या होता है। हमने देखा था फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है B इंटू ए इंटू कॉस थीटा। बेसिकली इसे कहें तो B वेक्टर डॉट A वेक्टर, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट। यदि हमारी कॉइल कुछ ऐसी है
और बी उससे स्ट्रेट परपेंडिकुलरली पास हो रहा है और एरिया ऑफ द कॉइल सपोज ए है, तो फ्लक्स कैलकुलेट करना दुनिया का सबसे इजी वर्क है। बी इंटू ए परपेंडिकुलरली पास हो रहा है तो कॉस 0 होगा, कॉस 0 होगा 1, क्योंकि कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वह बी वेक्टर की पैरेलल होगा, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, फ्लक्स इज बी इंटू ए। लेकिन लिंक फ्लक्स अगर किसी कॉइल से देखना चाहते हैं, ये सिंगल टर्न है, अगर एन टर्न्स है, एन टर्न्स अगर कॉइल में है, नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल, एक कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम कैपिटल एन से लेते हैं और इसमें फ्लक्स कुछ इस तरह से पास हो रहा है, फिलहाल परपेंडिकुलर में ले रहा हूं, आप चाहे तो जनरली भी ले सकते हैं, तो लिंक फ्लक्स जो होगा उससे मैं थोड़ा बड़े वाला फाई, कैपिटल फाई से डिनोट करेंगे हम इसे, और ये कैपिटल फाई से जो डिनोट कर रहे हैं वो हो जाएगा कैपिटल इंटू स्मॉल फाई बेसिकली। तो दिस इज द व्हाट, दिस इज फ्लक्स लिंक कहें या एसोसिएट कहें, विथ टर्न, सिंगल टर्न है, विथ टर्न ऑफ एरिया, एरिया ए, सिंगल टर्न से लिंक फ्लक्स जो है वो स्मॉल फाई है। तो टोटल लिंक फ्लक्स, नेट लिंक फ्लक्स जिसे मैं कह सकता हूं वो एन फाई होगा, तो आप लिख सकते हैं दिस इज कैपिटल फाई दैट इज एन, दिस इज फाई दैट इज बी इंटू ए इंटू कॉस फाई, कॉस थीटा। तो सो दिस इज नेट फ्लक्स लिंक है विथ कॉइल, तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस थीटा। तो इस बात का ध्यान रखना है, बी ए कॉस थीटा तो एक टर्म से लिंक है और सभी टर्म से लिंक हो जाएगा आपका एन बी ए कॉस थीटा, क्योंकि एक के ऊपर एक टर्म्स है। कॉइल इसी तरह से बनाई जाती है, सोलोनाइड भी हो सकती है, यहां पर सोलोनाइड में भी नंबर ऑफ टर्न्स होती है, उसमें से बी फ्लक्स पास होता है, तो इस तरह से हम एक सोलोनाइड से भी पास होने वाले फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं सिमिलर फॉर्मूला से, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता है तो। सोलोनाइड में तो लेंथ भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम पर यूनिट टर्म्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज स्मॉल एन, तो वह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उससे हम पहले ही देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं फेराडेस एक्सपेरिमेंट। फेराडेस एक्सपेरिमेंट क्या था, किस तरह से था, और उसके बाद फेराडे के एक्सपेरिमेंट का न्यूमेरिकल देखते हैं। आगे देखते हैं हम, यहां पर हम फेराडेस लॉ का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हैं। यह एक मैग्नेट है, मैग्नेट से किस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस निकलती है हम पहले भी देख चुके हैं, और यह एक मेटल वायर की कॉइल है जिसमें 3 टर्म है, और उसके टर्मिनल्स को हमने एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम वोल्टेज मेजर करेंगे। वोल्टेज अभी 0 डिस्प्ले हो रहा है, पॉजिटिव निगेटिव का मतलब यहां पर पॉजिटिव या निगेटिव डायरेक्शन में करंट से होगा, तो अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है तो उसमें करंट है, इसका मतलब। अब हम देखते हैं इस मैग्नेट के मोशन से क्या इफेक्ट होते हैं। फेराडे का एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल सेम था, मैग्नेट को जब मूव कराते हैं तो नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ था, मैग्नेट को अब हम वापस ले जाएंगे तो देखिए क्या होगा, पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हुआ। फिर से आप देखिए एक बार, मैग्नेट को जब हम आगे ले जाते हैं तो नेगेटिव वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ, वापस ले जाते हैं तो पॉजिटिव वोल्टेज क्रिएट हुआ। लेकिन जब हम मूव कराते हैं तो करंट होता है, रुक जाते हैं तो कोई करंट नहीं होता, देख सकते हैं आप, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स। और जब वापस जाते हैं तो मोशन फिर से होती है और पॉजिटिव करंट थोड़ी देर के लिए मिलता है, रुक गए तो करंट 0। तो करंट किस पर डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है फ्लक्स लाइंस पर। कम ज्यादा हो रही है फ्लक्स लाइंस तो करंट मिल रहा है, जैसे जैसे आगे जाएंगे फ्लक्स लाइंस इंप्रूव हो रही है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस चेंज हो रहा है, लेकिन फ्लक्स लाइंस के चेंज होने पर करंट है, रुक जाने पर कोई करंट नहीं है। चाहे फ्लक्स लाइन कितनी भी हो, करंट नहीं हो रहा है, यहां पर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इस फिनोमेना को कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेराडे ने। इसमें जो बातें देखने को मिली वो साफ है कि अगर आप रुके हुए हैं तो कोई करंट नहीं हो रहा है, अगर आप मोशन कर रहे हैं तो फ्लक्स लाइन चेंज हो रही है। मैग्नेट के पास में फ्लक्स लाइन ज्यादा है, जैसे जैसे पास में आएगा फ्लक्स लाइंस की संख्या बढ़ेगी, दूर जाएगा फ्लक्स लाइंस कम होगी। तो फ्लक्स लाइन कम हो रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ज्यादा हो रही है तो नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो फेराडेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म हम देख रहे हैं आगे जाके, लेकिन यहां पर क्या हुआ है इस बात को आप अच्छे से देखिए।
और इस बात को समझने की कोशिश करिए। फ्लक्स लाइंस मैग्नेट के पोल के पास में ज्यादा होती है, जितना दूर जाएंगे फ्लक्स लाइंस की डेंसिटी कम होगी। तो इसे पास में ले जाने से फ्लक्स डेंसिटी बढ़ती है, फ्लक्स लाइंस की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस इंप्रूव होती है इस कॉइल से लिंक। तो इसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है। यही फिनोमिना देखा था फैराडे ने। तो हम देखते हैं अब आगे मैथमेटिकल फॉर्म फैराडे का। फैराडेज लॉ हम देख रहे हैं यहां पर। फर्स्ट लॉ एक प्रकार से इसे कहते हैं हम। स्टेटमेंट को देखिए और उसका मतलब समझिए। When the flux linked with a coil or circuit keeps changing, when the flux linked with a coil or circuit, किसी कॉइल या सर्किट से लिंक फ्लक्स चेंज हो रहा है, कीप्स चेंजिंग अगर चेंज हो रहा है, एन ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द सर्किट और कॉइल। किसी कॉइल के थ्रू अगर आप फ्लक्स को देखें, अगर वो फ्लक्स चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, तो उस कॉइल में एक ईएमएफ डेवलप्ड होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। अगर आप उन दोनों पॉइंट्स के बीच अगर एक वोल्टमीटर लगाते हैं तो आपको एक वोल्टेज मिलेगा। दिस इज द ईएमएफ ऑफ द कॉइल जनरेटेड बाय दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेकिन करंट की बात नहीं हो रही है। अगर सर्किट क्लोज्ड है, सर्किट अगर क्लोज करें तो करंट भी फ्लो होगा। करंट तभी फ्लो होगा जब सर्किट क्लोज्ड हो। तो अगर क्लोज कर दिया जाए इसे तो करंट भी फ्लो होगा। इफ सर्किट इज क्लोज देन द करंट विल बी देयर। दिस इज द सिंपल फैक्ट। बिना सर्किट क्लोज किए आप करंट कैसे फ्लो करा सकते हैं? अगर बैटरी भी है आपके पास और सर्किट क्लोज नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होता, ये बात तो जानते हैं हम। तो फैराडेज लॉ ये हो गया, कीप्स चेंजिंग। अगर फ्लक्स लिंक है और वो चेंज हो रहा है तो ईएमएफ डेवलप होगा। यह हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था। एक्सपेरिमेंट में हमने साफ देखा था कि फ्लक्स होने से कोई ईएमएफ जनरेट नहीं हो रहा है, फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ जनरेट हो रहा है।